क्या नाम है? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये जो बात है ये कब की है बताओ? 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच की बात है। ठीक है, तो अब अपन इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। विजयनगर अथवा इसे विजय का शहर भी कहते थे। एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता था। यानी कि विजयनगर को एक शहर के नाम से भी जानते थे और साम्राज्य के नाम से भी जानते थे। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? यस। अब ये एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ नदी के आसपास फैला हुआ था और दक्षिण तक ये अच्छे से इसका मतलब दायरा था, यानी कि शासन क्षेत्र इसका बहुत बड़ा था, अपन इसे कह सकते हैं। 1565 में, कब? 1565 में इस पर आक्रमण किया और इसे लूट लिया गया। और लूटने के बाद क्या हुआ? उजड़ गया है। क्या हुआ? उजड़ गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो इस समय तक तो ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। ठीक है, लेकिन इसके भौतिक भाग ही समाप्त हुए थे इसे कह सकते हैं। जैसे कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब है ना, ये दोनों नदियाँ मिलती है यहाँ, जो भी एक क्षेत्र बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी लोग रहते थे ना, उनके यादों में हमेशा ये जो शहर है ये जिंदा था। यानी कि वो सोचते थे कि कभी ये एक शहर मतलब सुसज्जित सुविकसित शहर था, लेकिन आज इसकी अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम्पी नाम से इसको याद रखते थे ना। ये जो शहर है ना, इसको याद किस नाम से करते हैं? हम्पी नाम से। क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पे एक स्थानीय मातृ देवी है जिसका नाम क्या है? पंपा देवी। उसी के नाम से ये हम्पी आया और उसी नाम से इसको जाना जाता था। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक खोजें हुई, स्थापत्य कला के नमूनों को एकत्र किया गया, विभिन्न प्रकार के अभिलेख को ढूंढा गया, पढ़ा गया और अन्य कई दस्तावेज को पढ़कर मतलब इस साम्राज्य के बारे में पता किया गया कि यहाँ की जो स्थिति है वो कैसी थी, और वही हमें आज इस किताब में पढ़ने को मिल रहा है उन साक्ष्यों की बदौलत से। सबसे पहला बिंदु, हम्पी की खोज। ये प्रश्न भी कई बार आता है ना? यस। हम्पी के भग्नावशेष यानी कि उसके कुछ अवशेष 1800 ईस्वी में किसको मिले थे? एक पुराविद को मिले थे जिसका नाम था कर्नल कोलिन मैकेंजी। ठीक है, इसने क्या किया था? खोजबीन का काम किया था और इसको कुछ अवशेष मिले थे। अब मैकेंजी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कार्यरत अधिकारी था जिसने यहाँ के सर्वेक्षण का काम किया। इसने मानचित्र तैयार किए और यहाँ पे एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। इसके अलावा पंपा देवी के विभिन्न प्रकार के पूजा स्थल, पुरोहितों की स्मृतियाँ, इन सभी चीज़ों को देखा, समझा। उसके आधार पर इसने अपना जो मानचित्र है उसको तैयार किया। 1856 की बात करें तो छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित किए, यानी कि उस स्थिति को देखते हुए मतलब काल्पनिक चित्र बनाए कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकते हैं, या फिर यात्रा वृत्तांत को पढ़कर उन्होंने क्या किया? ऐसे मानचित्र तैयार करवाए या विभिन्न प्रकार के चित्र बनवाए। उससे अपन कल्पना कर सकते हैं हाँ इस तरह का साम्राज्य रहा होगा। नेक्स्ट, जो पुराना इतिहास था, पुराना साम्राज्य था, उसका पुनर्निर्माण किया गया। इसमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को पढ़ा गया। जो वृत्तांत थे वो तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो इन सभी साहित्य से मिलान करते हुए मतलब एक जीवंत रूप उसको प्रदान किया गया और कल्पना की गई कि यहाँ का साम्राज्य कैसा रहा होगा। नेक्स्ट, बिंदु नंबर 2 है राय, नायक और सुल्तान। इनकी बात कर लेते हैं। परंपरा और इस अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताओ? 2 भाइयों ने की थी। पहला है हरियार और दूसरा बुक्का। कब की थी इन्होंने बताओ? 1336 में की थी। साम्राज्य की अस्थिर सीमाएं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग धार्मिक परंपराओं के नाम से जानते थे। मतलब उसकी जो रूपरेखा थे पूरी साम्राज्य की, तो उन अलग अलग लोग जो जिस राज्य में शामिल थे, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जहाँ तक उसका साम्राज्य आता है वो सभी लोग उसमें शामिल थे, अपन इसे कह सकते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है कि उत्तरी सीमाओं की बात करें तो यहाँ पे समकालीन राजाओं जिसमें दक्कन के सुल्तान,
उड़ीसा के गजपति शासक ये शामिल थे, मतलब पास की सीमाओं में। अब इस साम्राज्य में मतलब सबसे विशिष्ट बात क्या थी? नदी घाटियाँ थी, विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया गया, इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान किया जाता, स्थापत्य के क्षेत्र में मतलब इसका भी अच्छे से प्रयोग होने लगा था। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे नदियाँ थी, भूमि अच्छी उर्वर थी, उसके कारण ये अच्छे से इस को डेवलप कर पाए थे। और इन्होंने भवन निर्माण की अलग तकनीकी सीखी और उस तकनीकी की मदद से अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण किया और यहाँ इस कला को और आगे विकसित किया। इस साम्राज्य की बात करें तो कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु के चोल, कर्नाटक के होयसाल, इन्होंने सभी ने राज्य के विकास में अपना अपना क्या दिया? योगदान दिया, अपन इसे कह सकते हैं। या मतलब ये सभी मुख्य रूप से यहाँ के शासक थे। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों, जिसे एक मंदिर का बात कर रही है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है बेलूर के चनकेश्वर मंदिर, तो ये कुछ मंदिरों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी इनको संरक्षण प्रदान किया गया। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उस समय मंदिरों को कुछ ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। जो भी शासक होते थे वो मंदिरों का अच्छे से संरक्षण करते थे। इसी में विजयनगर के शासकों जो अपने आप को क्या कहते थे बताओ? राय कहते थे। अब प्रश्न आता है राय किसे कहते हैं, तो क्या बताएगी? यस, उनके जो शासक होते हैं उनको क्या कहते हैं? राय कहते हैं। ये जो इस परंपराएं इनको आगे बढ़ाया गया और धीरे धीरे मतलब किस प्रकार डेवलप हुआ ये सारा इसमें बता रखा है। इसी के संबंध में है शासक और व्यापारी वर्ग के बारे में बता रखा है। युद्ध कला की बात करें तो अश्वसेना आधारित होती थी, यानी कि घोड़े होते और घोड़ों से ही क्या होता था? युद्ध होता था, यानी कि सैनिकों के लिए घोड़े यूज होते थे, ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा घोड़ों का व्यापार भी बहुत चलता था, लेन देन, है ना। इसमें यह बता रखा है कि व्यापार के आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था, यानी कि वो विभिन्न प्रकार के, देखो कुदिरई, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहते थे इनको। ये जो भी व्यापारी थे ना अरब के, इनको नाम दे रखा है। क्या क्या दे रखा है बताओ? कुदिरई, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी इनको कहा जाता था। किसको कहते थे बताओ? अरब के व्यापारी, है ना, जो इन चीज़ को नियंत्रित करते थे। नेक्स्ट, जितने भी विनियमों के भाग लेते थे, जैसे 1498 की बात करें तो कुछ लोग पटल पर उभर कर आए। ये कौन थे? पुर्तगाली, यानी कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर इन्होंने व्यापार करना क्या किया? शुरू किया और इन्होंने यहाँ पर अच्छी प्रसिद्धि हासिल की। कारण ये कि विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग से, है ना, मतलब ये बंदूकों का प्रयोग शायद अच्छा कर सकते हैं, अपन इसे कह सकते हैं। इसीलिए ये इस साम्राज्य में अच्छे से घुल मिल गए, या ऐसे मतलब ये इनको अच्छा महत्व मिला यहाँ पे। नेक्स्ट, विजयनगर और किसके लिए प्रसिद्ध था? मसालों के बाजार लगते थे, वस्त्रों के बाजार लगते थे और विभिन्न प्रकार के रत्नों के यहाँ पे क्या लगते थे? बाजार लगते थे। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे। किसकी मांग करती थी? महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा बिकती थी। अगर व्यापार अच्छे से चलेगा तो आराम से राज्य का डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरा, भूमि भी उर्वर है तो किसान ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, तो राज्य भी क्या होगा? ज़्यादा सक्षम होगा। कैसे? क्योंकि लगान ज़्यादा दे पाएगा और सक्षम रहेगा वो। रत्न विभिन्न प्रकार के आभूषण, ठीक है, हीरे जवाहरात ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है, बहुमूल्य वस्तुएं, ठीक है, ये चीज़ दे रखी, यानी कि किस प्रकार डेवलप हुआ उसके बारे में बोल रहा है ये, और कुछ नहीं है इसमें। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन थी जिस पर ये बहुत हाई लेवल पे था, बहुत ज़्यादा विकास कर रहा था, और फिर इसी में बता रखा है कि किस प्रकार ये धराशायी हो गया, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका था यहाँ पे। अब वो चीज़ बताएगा इसमें। नेक्स्ट, राजनीति में सत्ता के दावेदारों में राजकीय वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर शामिल थे, यानी कि यहाँ पे राज करने वाले कौन थे? एक तो राजकीय वंश, यानी कि राजा का वंश चलता था एक तो, दूसरा सैनिक कमांडर भी शामिल थे, उनके हाथ में भी कुछ नियंत्रण रहता था।
पहला जो राजवंश यहाँ पे शासन करता था उसको अपन किस नाम से जानते हैं? संगम वंश। अब इसने कब से नियंत्रण स्थापित किया? 1485 से। इसने सुलुओं को हराया, ठीक है, किसको हराया? सुलुओं को। सुलुआ कौन थे? ये सैनिक कमांडर थे, अभी बता दिया मैंने। सैनिक कमांडर का भी यहाँ पे ये सत्ता थी। दूसरा, राजा के वंशों या सदस्यों को भी यहाँ पे क्या थी? सत्ता थी। तो सबसे पहला राजवंश कौन सा आया यहाँ पे बताओ? संगम वंश। कौन सा आया? संगम वंश। और इसने नियंत्रण कब से शुरू किया बताओ? 1485। और इसने किसको उखाड़ फेंका? सुलुओं को उखाड़ फेंका। सुलु कौन थे बताओ? सैनिक कमांडर थे। यहाँ तक समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 1503 की। कब की बात करते हैं? 1503 की। 1503 तक ये सत्ता में रहे संगम वंश वाले। बाद में तुलुवों ने उनका स्थान लिया, है ना, संगम वंश जो कहलाया, ठीक है। उसके बाद सुलुओं को उखाड़ फेंका। फिर संगम वंश का मामला किससे चेंज हो गया? तुलुओं से चेंज हो गया, याद रखना। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है इनको, या ये सबसे सुव्यवस्थित तरीके से इस राज्य को उन्होंने संभाला था, ऐसे अपन कह सकते हैं। तो ये जो कृष्णदेव राय है, ये किस वंश से संबंधित है बताओ? तुलुव वंश। किस वंश से? याद रह जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताएं विस्तार और दृढ़ीकरण था, यानी कि इनका काम ये था कि राज्य का विस्तार करो और राज्य को मजबूत रखो, ये इनका उद्देश्य था। इसी काल में तुंगभद्रा कृष्णा नदियों के बीच क्षेत्र का इलाका, जिसको रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 1512 में क्या किया इन्होंने? उड़ीसा के शासकों का दमन किया। 1514 है दमन यानी दबाना, यानी उनको अपने अधीन करना, कंट्रोल स्थापित करना अपना, ठीक है। नेक्स्ट, बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरीके से पराजित किया। कब किया? 1514 में, याद रखना। पहला मामला उड़ीसा का सामने आया है 1512 का, ठीक है। और दूसरा मामला बीजापुर का। यहाँ पे कौन हार गया था? बीजापुर हार गया था। कब हारा था बताओ? 1514 में। तीसरा 1520 में क्या हुआ था बताओ? हाँ, 1520 भी इसी से संबंधित है ना, बीजापुर के सुल्तान से रिलेटेड, और उड़ीसा के शासक का भी इसी से संबंधित है। और ये तुंगभद्रा वाला भी, हाँ वापस देख लेते हैं। हाँ हाँ, यहाँ से मैं वापस इसको टिक कर देता हूँ ना, हाँ यहाँ तक। अब इसने सन शायद लास्ट में लिख रखा है, ऐसे कर रखा है। हाँ देखो, पहला इसने कॉन्सेप्ट दे रखा है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया, ठीक है। पहला काम कब हुआ था बताओ? 12 में हुआ था। कब हुआ था? 1512 में हुआ था। अब समझ में आ गया क्या हुआ था 1512 में? मैं सीधा ऐसे पूछूंगा, बताओ। हाँ, इसको अपने कब्जे में ले लिया, पहली बात। दूसरा इन्होंने क्या किया बताओ? 1514। हाँ, 1514 में इन्होंने क्या किया था? यस, उड़ीसा के जितने भी शासक थे या जो भी शासन कर रहा था उसका दमन कर दिया। तीसरा बिंदु बताओ। हाँ, बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। कब किया? 20 में। हाँ, 12 में क्या हुआ था बताओ? तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में कर लिया। हाँ, दूसरा 14 में क्या हुआ? 14 में उड़ीसा के शासकों का दमन कर दिया। 20 में क्या हुआ? यस, अब तो क्लियर है, ठीक है। राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला, यानी कि इसका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ। अब मंदिरों की बात कर रहा है, मंदिरों का यहाँ पे निर्माण हुआ। दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? गोपुरम कुछ नहीं, एक दरवाज़ा होता है। अपन कभी महादेव जी का जाते ना, जाते एक दरवाज़ा बना होता है। पहले महादेव जी के गई कभी अपने ताड़ा के आसपास, वहाँ पे एक दरवाज़ा बना हुआ, पता है? नहीं पता है? कभी अपने आंखों से देखना। चल, कभी लालावास गई? भैरव बाबा जी का मंदिर है लालावास में, हाँ, एक दरवाज़ा बना हुआ है। तो ऐसे मंदिरों से थोड़े से दूर बिल्कुल सामने की ओर क्या बनाए जाते हैं?
दरवाजा, जिसको गोपुरम के नाम से जानते हैं। वो वहाँ पे बना रखा है ना, कहाँ पे? अंदर बाहर भी हम गए थे। हाँ वही बना रखा है। तो अब समझ गई। तो दक्षिण भारत की बात करें अपन, वहाँ पे भी क्या किए जाते हैं, गोपुरम बनाए जाते हैं। अब गोपुरम समझ गई कि कंफ्यूज हो जाएगी हर बार, दरवाजा होता है मंदिर के लिए, ठीक है, याद रखना। तो अधिकतर गोपुरम किसने बनाए थे बताओ? कृष्णदेव राय ने बनाए थे। अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। याद रखना, कृष्णदेव राय ने कौन से नगर की स्थापना की या उपनगर की स्थापना की? नगलपुरम। किसकी स्थापना की? हाँ, ये अपनी माँ के नाम से रखा था इसको, शायद उनकी माँ का कुछ ऐसे ही नाम होगा। नेक्स्ट, विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होता है। क्लियर? विवरण कहाँ से मिलता है बताओ? उसके जो भी उसका टाइम पीरियड था उसके बाद से अपन को ये चीज़ें धीरे धीरे पता लगी थी। शायद कोई अभिलेख हो सकते हैं या फिर कोई यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, उसी से हमें ये चीज़ें पता लगी है। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात कब 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। क्या उत्पन्न होने लगा? तनाव। उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। यानी कि उसके बाद, कृष्णदेव राय के बाद की बात हो रही है, यानी कि इस साम्राज्य के पतन की बात हो रही है। नेक्स्ट, 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण अन्य राजकीय वंश अराविदों के हाथों में चला गया। यानी कि नियंत्रण चेंज हो गया था, ऐसे कह सकते हैं। किसके हाथ में गया पता चल गया? हाँ, कब हुआ था? 1542 में। नेक्स्ट, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे, यानी 17वीं सदी तक ये यहाँ तक सत्ता में रहा, ठीक है। उसके बाद विजयनगर शासकों के साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे, यानी धीरे धीरे शासक क्या हुए यहाँ से बदलते रहे और डेवलपमेंट भी धीरे धीरे कम हो गया था। विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुए, यानी कि धीरे धीरे इनके बीच समझौते होने लगे। और 1565 में, कब? 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा। यस, कहाँ तक पढ़ लिया था? 1565 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। हाँ, 1565 में विजयनगर की सेना है ना, प्रधानमंत्री कौन था? राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी के युद्ध में उतरी, जहाँ पर उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी क्या मिली? शिकस्त मिली। इसे किस नाम से जानते थे? तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं। ये राक्षस तागड़ी है। इसको समझ में आया? कुछ नहीं आया? विजय सेनाओं ने विजयनगर शहर पर क्या बोल दिया? धावा बोल दिया और शहर को क्या कर लिया? लूट लिया। यानी कि लूट लिया। अब तो समझ में आ गया? यानी कि हार चुके थे राजा जो भी थे वो, यानी कि मतलब शासन पूरा बिगड़ चुका था, शासन व्यवस्था मतलब नियंत्रण अच्छा नहीं था, ऐसे कैसे। हाँ, वो इलाके थे उसी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से क्या हुआ? उजड़ गया। और अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात कब की? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐड करना पड़ेगा तेरे को कॉपी में। 1565 की बात है। कब की? 1565 की। अब साम्राज्य का केंद्र
पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। कहाँ हो गया? पूर्व की ओर। जहाँ अराविदु वंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे समाप्त होता दिखाई दे रहा है। सरल भाषा में इसे समझ सकते हैं। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के बाद के लिए सुल्तानों ने कई सेना उत्तरदायी थी, यानी कि कई सेनाओं ने आक्रमण किया था इस शहर को लूटने के लिए। फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध में धार्मिक विभिन्नताएं होने पर भी हमेशा अपरिवार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इस प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। किसने किया था बताओ? हस्तक्षेप किसने किया था? बीजापुर के सुल्तान ने। किसने किया था? कहाँ पे? वापस पढ़ रहा हूँ, सुनना, समझ लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना। उदाहरण के लिए एक उदाहरण बता रहा है ना, कि मतलब इन्होंने किस प्रकार, मतलब जब कृष्णदेवराय था तब मामला सुलझा दिया था, इसे बोल रहा है ये। सुनना, इसने इसे बोला है कि कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया। क्या किया? समर्थन, यानी कि जो अच्छे थे उनको राजा बनाना चाहता था ये। अब इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के पश्चात? हाँ, विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने में हस्तक्षेप। अब कृष्णदेवराय तो निपट गया, अब अगला उत्तराधिकारी कौन बने उसके लिए हस्तक्षेप किसने किया? बीजापुर का सुल्तान। हाँ, ये मैं अलग से समझा रहा हूँ अभी, पहले जो समझा है वो पढ़ ले। अलग बॉक्स लिख रखा है उसमें समझा रहा हूँ मैं सारा एक साथ पढ़ाऊँगा तो खा नहीं पाएगी। बीजापुर का जो सुल्तान है उसने हस्तक्षेप किया। कृष्णदेवराय मर चुका था, उसके बाद अगला उत्तराधिकारी कौन हो रहा है इस बात पर। क्लियर? अब तो समझ आ गया। हाँ, अब तेरी जो छोड़ा ना उसकी बात करते हैं। यवन राज्य की स्थापना करने वाला है ना, विरुद्ध धारण करने का गौरव महसूस किया। अब यवन क्या होता है तेरे को सारे समझ में आएगा। यवन का मतलब ये होता है यूनानी लोग और उत्तर पश्चिम के उपमहाद्वीप पे आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता है यवन का प्रयोग। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो भी लोग आते हैं और किसी न किसी शासन की स्थापना कर देते हैं। वापस सुन ले, यवन संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यूनानी और उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप से आने वाले अन्य लोगों के लिए यवन शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ गई? अब यवन राज्य की स्थापना करने वाला मतलब समझ में आ गया। जिसने भी स्थापना की है वो कहाँ से आया है? उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप से आया है। अब तो समझ में आ गया। यस, समस्या को तोड़ के पढ़ा जाता है, जोड़ के नहीं पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यहाँ राम राय जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए। उन्होंने निर्णायक रूप से पराजित कर लिया। देखना, वापस सुनना, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी, यानी कि सल्तनत और विजयनगर के शासक, है ना। सल्तनत यानी वो अलग शासन होता है, आसपास के इलाके या उसी से रिलेटेड है, या कोई जो हमला करने आता है, तो इनके बीच सामंजस्य कैसे बैठा उसकी बात हो रही है। तो अब ये क्या हुआ था कि एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध भड़काने की कोशिश की, लेकिन मतलब मिलजुल के ये दोनों साथ हो लिए, यानी कि इन्होंने झगड़ा किया ही नहीं, ये बात बोल रहा है। बहुत सारे भड़का दे, वो शासक के तौर पर भी उसने हस्तक्षेप किया कि नहीं किया। तो ऐसे ही एक को दूसरे से भड़काते हैं, फिर राज्य को हड़प लेते हैं, लेकिन सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। यस, अगला बिंदु है राय और नायक। अगला बिंदु कौन सा है? राय और नायक। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे। कौन होते थे? सेना प्रमुख। ये किलों पर नियंत्रण रखते थे, इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। प्रमुख आमतौर पर एक दूसरे स्थान पर भ्रमणशील आराम से घूमते फिरते रहते थे। कई बार बसने के बाद उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका क्या करते थे? साथ देते थे, हेल्प करते थे। सुन लेना, साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों
सेना प्रमुख होते थे, यानी कि शक्ति का प्रदर्शन कौन करती थी? सेना करती थी। सेना का और क्या काम होता था? किलों पर नियंत्रण। और सशस्त्र समर्थक किसके पास होते थे? सेना के पास होते थे। सैनिक क्या करते? इधर उधर घूमते रहते, और ये क्या कहीं पर भी अगर ये बस जाते थे उनको उपजाऊ भूमि भी किसान दे देते थे। इन प्रमुखों को क्या कहते थे बताओ? नायक कहते थे। अब नायक का काम भी समझ में आ गया? हाँ, नायक का काम भी समझ में आ गया। यस। कौन सी भाषा बोलते थे? तेलुगु और कन्नड़ बोलते थे। और इन्होंने कई नायक ऐसे थे जिन्होंने विजयनगर शासक की प्रभु सत्ता के आगे समर्पण कर दिया था। अक्सर विद्रोह कर देते थे। क्या करते थे? विद्रोह। इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था, यानी कि कभी कभी ये विद्रोह करते थे। जैसे आज विपक्ष होता ही नहीं होता है अपने सरकार में, ये भी उस समय क्या थे? विपक्षी थे, और इनको कंट्रोल में रखना पड़ता था, ऐसे कहते हैं। यस। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। मतलब राजनीति नाम आ गया, समझ गए? अब राजनीति क्या होती है? कमियां निकालना, सीधी सी बात है। इस प्रणाली में कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के लिए गए। दिल्ली में सल्तनत में शायद कोई एकता प्रणाली चलती थी, उसके प्रेरित होकर यह काम किया गया है। अमर नायक सैनिक की बात करें तो ये कमांडर थे। कौन थे? कमांडर, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। राय जो होते थे ये क्या करते थे? शासन के लिए अलग से क्षेत्र देते थे। इनका काम क्या था? सुनना। किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व वसूलना, ये उनका काम था। और इनको कुछ थोड़ा सा उसमें से जो भी टैक्स लेते उसमें से थोड़ा सा अपने लिए रख लेते। घोड़ों और हाथियों निर्धारित दलों के रख रखाव के लिए भी ये खर्च कर देते, ऐसे कह सकते हैं। और कभी कभी ये क्या करते हैं बताओ? मतलब अमर नायक जो होते हैं साल में एक बार राजा को कुछ न कुछ भेंट दे देते थे, ऐसे कहते हैं। और कभी कभी एक दूसरे पर स्थानांतरित भी करके राजा अपना अधिकार दिखाता, ट्रांसफ़र करता राजा, है ना। इनका किसका करता था? अमर नायकों का ट्रांसफ़र करता था। समझ गई ना? जैसे आज तबादले होते ही नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। ठीक है। अब अमर शब्द के यहाँ पे दो शब्द दे रखे हैं। पहला लड़ाई और युद्ध, दूसरा ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। ठीक है, या बॉक्स में दे रखा है अमर शब्द का अर्थ, याद रखना। यहाँ तक समझ में आया? अब अगला बिंदु कौन सा है? विजयनगर। हाँ, दो शब्द, दो अर्थ दे रखे हैं। युद्ध से संबंधित दे रखा है और एक अमीर आदमी को दिखा रहा है ना, वहाँ बॉक्स में दे रखा है, देख लेना। और अगला बिंदु कौन सा है? विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश, यानी कि मुख्य राजधानी के बारे में बात कर रहा है और आसपास के इलाकों की बात कर रहा है। सबसे प्रसिद्ध शहरों की बात करें तो विजयनगर एक प्रसिद्ध शहर था, और विशिष्ट इसकी भौतिक रूपरेखा थी और स्थापत्य शैली थी। कौन सा मंदिर? मैं दे दूंगा बेटा। मंदिर एक बार बनाया ना तूने पहले? वो अच्छा नहीं था। अच्छा बनाना। यस। जल संपदा की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? जल संपदा। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे नदी थी जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। इससे एक प्राकृतिक कुंड यहाँ पे निर्मित हो रहा था, और ये नदी किस दिशा में बहती थी? उत्तर पूर्वी दिशा में। कौन सी? उत्तर पूर्वी। और आसपास पहाड़ियाँ थी। किसकी थी बताओ? ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थी, जो बहुत ही अच्छी लगती थी, जो चारों ओर करदनी का निर्माण करती थी। यानी कि जैसे प्याली नुमा कटोरा नहीं होता, बिल्कुल वैसी चारों ओर पहाड़ियाँ फैली हुई थी, और शहर भी बिल्कुल अच्छी लोकेशन पर स्थापित था। पहाड़ियों से कई जलधाराएँ निकलती थी और एक नदी के अंदर आके क्या होती थी? मिल जाती थी। और ये सभी धाराएँ है ना, इनको एक बांध बना के पानी इकट्ठा कर लिया जाता, और अलग अलग आकार के हौज बना लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद उसका पूरा शहर आराम से प्रयोग करता है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि ये शुष्क क्षेत्रों में था, यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, ऐसा कह सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे लोग पानी का संग्रह करते थे, और पानी का मैनेजमेंट करना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ मतलब हौज का शुरुआत है ना, जिसको किस नाम से जानते थे? कमलपुरम के नाम से जानते थे, कमलपुरम जलाशय के नाम से। इससे क्या क्या किया जाता था? इसमें पानी जो स्टोर होता है उससे आसपास के खेतों को सींच लेते, और नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र में भी, जहाँ मतलब मेन शहर था वहाँ पे भी पानी पहुँचा देते। पानी का व्यवस्था समझ में आ गई कि नहीं आई? अब एक और इसमें नहर दे रखी है, हिरिया नहर, है ना। आज भी इसको भग्नावशेषों के बीच देखा जाता है, यानी कि इसके अवशेष अपन को मिलते हैं। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता है। पानी कहाँ से लाते हैं?
हाँ, उस नदी पर जो बांध बना है वहाँ से पानी लाते हैं। और जितने भी धार्मिक केंद्र होते हैं और शहरी केंद्र होते हैं, इनके बीच में एक घाटी उसको सिंचित करने में प्रयोग करते हैं। सिंचित यानी हरी भरी रखने में। इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने करवाया। किसने करवाया? संगम वंश, जो कि सबसे पहला वंश था। समझ में आया कुछ? यस। अगला बिंदु, किले, बंदियाँ और सड़कें। शहर को पूरी तरीके से किले से मतलब घेर रखा था, यानी कि दीवार बना रखी थी, ऐसे कह सकते हैं। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत, जिसका नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था? इसको ये किले बंदी बहुत पसंद आई और इसने कुछ पंक्तियाँ उसके लिए लिखी थी। और यहाँ पे जो किले बंदी होती थी ना, उसमें ऐसे कह सकते हैं कि जंगलों को भी इंक्लूड कर लेते और कृषि क्षेत्र को भी इंक्लूड कर लेते। क्यों करते हैं? इसका कारण यही है कि अगर कोई बाहरी राज्य आक्रमण करता है ना, किले की घेरेबंदी करता है, तो वो अंदर ही आराम से खेती करते रहे, खाते पीते मस्त रहे, बाहर आए नहीं। इसीलिए सभी खेतों को अंदर लेना जरूरी था। जैसे अपने चित्तौड़ दुर्ग के बारे में पता होगा, खेती होती थी ना इस पे, है इस पर खेती होती है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पे खेती होती है। ठीक है, हाँ हाँ, इस पे खेती होती है। ठीक है, खेती यानी खेत वेत बड़े हुए। स्कूल भी है वहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल भी है, जाना कभी, गवर्नमेंट स्कूल भी है। मैं तो पूरा किला घूमी है, हाँ, लेकिन वहाँ नहीं गई जहाँ ये चीज़ें है। अभी तो शायद अभी कौन करता होगा वहाँ पे, मकान नहीं है तो लोग तो रहते ही है ना, खेत कूड़े तो होंगे ना। क्षेत्र तो भी तो बड़ा है ना, वो तो 7 किलोमीटर ऐसा कुछ 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। देखना अभी किताबों में पढ़ना, वहाँ अब नहीं होती होगी, पहले होती थी। अब तो उनके बहुत रिसोर्स हो गए कमाने के। हाँ, लेकिन पहले के कहा जाता है कि इस दुर्ग में खेती होती थी। तो यहाँ पर भी ये जो पूरा इलाका बनाते थे ना विजयनगर, इसके चारों ओर दीवार बना देते, सभी चीज़ों को अंदर ले लेते थे। नेक्स्ट, पत्थर के टुकड़े की बात करें तो तीखे तीखे फांडाकार टुकड़े थे और अपने स्थान पर जो भी पत्थर थे वो टिके रहते थे। अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना देते। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर ये क्या करते, बना देते। इसके अलावा खेतों को भी इसमें घेर देते थे। ये चीज़ें बता रखी है, एक फोटो भी दे रखा है ना, कृत्रिम जल प्रणाली। देखो दिख रही है कृत्रिम जल प्रणाली, दोहरे बना रखे हैं, पक्के दोहरे, जैसे अपने कुएं पे नहीं होता है अपन। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो किले बंद दीवार दिख रही है और एक प्रवेश द्वार भी बना रखा है ना। ये अगले पेज पे चित्र दे रखा है। हाँ, ये दुर्ग की दीवार है। ठीक है, और दीवार के एक गेट लगा रखा है जिससे व्यक्ति अंदर आ जा सकते हैं। तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत है ना, अलग अलग लेयर्स होती थी है ना। इसमें बगीचे, आवास रहते थे। और ऐसे कह सकते हैं कि इसकी पहली परिधि में शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत है, धान उगा रखा है, कई उद्यान है, जल 2 जिलों से यहाँ पे लाया जाता है। पुरातात्विक पुष्टि की गई है। इसमें बताया गया धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र था। ठीक है, और नहर प्रणाली के माध्यम से इसको सींचा जाता था। और जल कहाँ से लाते थे? तुंगभद्रा नदी से लाते थे। क्लियर। मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को क्या देना? खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना था। यानी कि कोई भी मतलब किसी दुर्ग को हड़पना चाहता है, वो क्या करेगा? दुर्ग को अच्छी तरह से घेर लेगा, बाहर किसी को आने जाने नहीं देगा, तो लोग भूखे मर जाएंगे। 1 महीने मरो, 2 महीने मरो, दान होगा, साल भर चलेगा, 2 साल तक घेराबंदी करेंगे। ऐसे कर करके क्या करते हैं वो, मतलब राज्य को अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खेती की उपज अपन अंदर ही करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर तुम बैठ रहे हो भले ही भग जाओ ऐसे। तो ये चीज़ें अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये देख ले, फिर देखते हैं बाकी की चीज़ें। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ, वो देख ले। वो मंदिर नहीं है गोपुरा में, मंदिर का दरवाजा है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट। अंदर विशाल अन्नागार भी होते थे जिसमें बहुत अधिक मात्रा में अन्न इकट्ठा कर लेते, और अगर ऐसी कोई घेराबंदी हो रही है तो भी वो अपना व्यवस्था चलाए रहते। शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छे सुरक्षित प्रवेश द्वार होते थे। ये शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। विशिष्ट स्थापत्य कला अपन को देखने को मिलती है। किले बस्ती में जाने के लिए प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार का ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं।
कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं, यानी कि ये जो तरीका होता है गुंबद बनाने का या प्रवेश द्वार बनाने का, ये कि कौन सी शैली में बनाते हैं बताओ? इंडो इस्लामिक शैली में बताते हैं, यानी हिंदू इस्लामी शैली मिक्स है इसमें। इसका प्रयोग विकास के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ है। कुछ नहीं बता रखा है इसमें, सिंपल सी बात है, प्रवेश द्वार किस प्रकार बनाते हैं, किस शैली में बनाते हैं वो बता रखा है, ठीक है। अंदर बाहर जाने वाली सड़कों का इन्होंने अध्ययन किया और फर्श वाली सड़कों की खोजें की गई। यहाँ पे पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती सड़कें यहाँ पर अपन को दिखाई देती है, और कई सड़कें ऐसी है जो मंदिरों के प्रवेश द्वारों के पास से होती हुई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बाजार भी अक्सर अपन को देखने को मिलते हैं। अब ये बात कर रहा है शहरी केंद्र की, इधर ये गोपुरम दे रखा है ना बेटा, समझ में आ रहा है? गोपुरम यानी कि इस दरवाजे से होते हुए, हाँ तमिलनाडु में उधर की बात हो रही है। देखो शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर बने सामान्य लोगों के आवासों अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य, जहाँ पे शहर थे वहाँ पे पुरातात्विक थोड़ी चीज़ें कम मिली, ऐसे कह सकते हैं, साक्ष्य कम मिले। अगला कौन सा? स्थानों जिसमें शहरी केंद्र तथा उनका पूर्वज होना शामिल है। परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई जाती है। उसका सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते हो। मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी यहाँ पे था। मकबरे थे, मस्जिदों पर यहाँ पे विशिष्ट कार्य देखने को मिलता है। उसका स्थापत्य हम्पी से मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता है, यानी कि कुछ कुछ शैलियाँ एक दूसरे में मिक्सड होती है, मंदिर बनाने की शैलियाँ, है ना। नेक्स्ट, सामान्य लोगों के आवासों में जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा क्या लिखता है इसके बारे में देखना। इसने लिखा है लोगों के अन्य आवास छप्पर के, किसके? छप्पर के, फिर भी सुदृढ़, यानी कि क्या है? मजबूत है। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों पर लंबी गलियां हैं यहाँ पे, जिनमें बाजार लगते होंगे मेरे हिसाब से। उत्खनन पटरी का एक भाग, अब ये क्या दे रखा है देख लो। सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल थे, छोटे मोटे मंदिर थे, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय यहाँ पे थे। और इसके अलावा भी कई सर्वेक्षण हुए जिसमें से पता लगता है कि बरसात के पानी वाले जलाशय, साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगरवासियों के लिए पानी का स्रोत होता था। जब भी बारिश होती तो क्या होता? ये जलाशय भरा जाते और शहर के लोग क्या करते? इनका आराम से प्रयोग कर लेते। अगला बिंदु है राजकीय केंद्र। अगला बिंदु कौन सा है? राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर है। कितने? राजकीय केंद्र की बात हो रही है, कितने मंदिर बता रखे? 60 से भी ज़्यादा। मंदिर और संप्रदायों का प्रश्न देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इन देव स्थानों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं के संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई, यानी कि जितने भी पुरातत्वविद ये देखते हैं कि भाई ये महल हो सकता होगा, ये मतलब आइडिया लगाते हैं बस, और कोई यहाँ पे तरीका नहीं है। ऐसे आइडिया के थ्रू ये चलते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट, इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर और था। मंदिर पूरी तरीके से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से हुई थी, है ना। मंदिर बनाने की कला के बारे में बात कर रखा है, किस प्रकार बनाई है। अगला बिंदु तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ? मंदिर नहीं बनाएंगे यूँ, क्यों? बहुत कठिन है। यस, अगला बिंदु है महानवमी डिब्बा। क्या है? यह प्रश्न आया था, क्या लिखा इसका उत्तर? यस, अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। महानवमी डिब्बा नहीं है, कुछ विशिष्ट संरचनाओं की बात करें तो जैसे भवनों का आकार, है ना, उनके कार्यों के आधार पर किया जाता था। जैसे राजा का भवन, ये संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, यानी कि सबसे बड़ी संरचना है। राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं राजकीय साक्ष्य यहाँ रहे होंगे, या मतलब कोई सबूत नहीं मिला है उसका कि यहाँ पे राजा के लोग रहते थे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं मिला है। दोनों प्रभावशाली मंच है जिसमें सामान्यतः सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहा जाता था। सुनना, इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच है। पहला क्या है? सभा मंडप, दूसरा क्या है? महानवमी डिब्बा। अब इस क्षेत्र की ध्यान देना है क्या है? ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा होता है। जो सभा मंडप और महानवमी डिब्बा है ना, इसकी बात हो रही है। इसके बीच एक गली होती है।
सभा मंडप एक ऊंचा मंच होता है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभ के लिए छेद बने हुए, यानी कि लकड़ी के स्तंभ वहाँ पे लगा देते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि लकड़ियाँ तो ख़राब हो जाती है, ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। और अगला दे रखा है दूसरी मंजिल है, ये स्तंभों पर टिकी हुई, यानी कि पत्थर के खंभों पर टिकी हुई है। सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्तंभ एक दूसरे के बहुत पास पास है, खुला स्थान बहुत ही कम में, इसीलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया है, यानी कि ये बनाया क्यों वो पता अभी तक नहीं चल रहा है साक्ष्यों के आधार पर। ये दे रखा है महानवमी डिब्बा, दिख रहा है, ये मंच के तरीके का है ना। अब इसका ये तो ना बड़ा, ये तो मैं आगे दोनों पड़ेगा। हाँ, शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है, इतना बड़ा है ये। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी, ठीक है। मंच का आधार उबादार उत्कीर्ण से पट्टा पड़ा था, पट्टा पड़ा है इसे कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर की भी बात कर ली है ना, 11,000 वर्ग फीट के आधार पर और 40 फीट की ऊंचाई तक ये जाता है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाते हैं। अब क्या इसका प्रयोग है होता रहा है, हिंदू त्यौहार, दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी, है ना, ये सारे त्यौहार शायद इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मनाए गए होंगे या इन प्रयोजन के लिए इसको बनाया गया होगा। अगला कौन सा है, हाँ, दिवस पर निष्पादित किए जाते इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता कि अपना मतलब कितनी ताकत है उसका प्रदर्शन करते थे ये, है ना। मतलब जैसे आज झंडे पर नहीं होता है, बच्चे परेड करते हैं, वो करते हैं अपनी, मतलब भारत में अपने ऐसे बात करें तो दिल्ली में अलग अलग जगह अपने नए नए जितने भी उपकरण बनते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें उस समय भी होती थी, राजा अपनी ताकत का क्या करता था, प्रदर्शन करता था। विभिन्न धर्मानुष्ठान होते थे यहाँ पे, मूर्ति पूजा की जाती थी, अश्वों की पूजा की जाती थी, भैंसों और जानवरों की बलि की दी जाती थी, नृत्य होता था, कुश्ती होती थी, प्रतिस्पर्धा होती थी, साज लगे घोड़े देखने को मिलते, हाथियों और रथ सैनिकों की शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जाती थी, ठीक है। अतिथियों को एक औपचारिक भेंट भी दी जाती थी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी। त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह का निरीक्षण करता। इस पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, भेंट देते। जो पहले बताया ना, राजा साल में भेंट देता है तो इसी दिन देता होगा। क्या महानवमी डिब्बा अस्तित्व में है, छोड़ो इसको कचरा। राजकीय क्षेत्र में स्थित अन्य भवन, राजकीय केंद्र में अन्य कई और भवन है जिसे लोटस कमल के नाम से जानते हैं, है ना, लोटस महल, जिसका यह नामकरण कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्री ने किया था। इतिहासकार के बारे में कोई निश्चित नहीं है, यह भवन किस काम के लिए बना है ये कुछ पता ही नहीं है, तो साला बना है क्यों है, इतने बड़े इतिहासकार हैं, हाँ, लोटस कमल के बारे में पता ही नहीं लगा पाए वो, तो फिर क्या मतलब है। सुझाव, मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यहाँ है कि परिषदीय सदन था, ऐसा लगता है ये, है ना। देखो कमल महल की एक तस्वीर यहाँ पे दे रखी है, अब इसका काम क्या है जो पता नहीं चल रहा है। यहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलते थे, हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र होते थे, लेकिन राजकीय केंद्र भी इनमें से कई थे। जैसे एक अत्यंत दर्शनीय एक मंदिर का नाम बता रहा है, हजार राम मंदिर। क्या बता रहा है, हजार राम मंदिर। ये हाथियों का अस्तबल भी दे रखा है यहाँ नीचे, देखो, है ना, हाथी दिख रहे हैं, ध्यान से देख जूम करके, यस, हाँ, ये मंदिर देख लो, हजार राम मंदिर की दीवारों पर देखो मूर्ति कला कर रखी है, देखो हाथी बना रखे ना, घोड़े सारे दिख रहे। ये कहा जाता है कि संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था, हजार राम मंदिर का। बीच के देवस्थल में मूर्तियाँ नहीं है अभी, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियाँ क्या है, सुरक्षित है। यानी कि सुन ले, दीवारों पे जो मूर्तियाँ बना रखी है ना वो दिख रही है, लेकिन मुख्य स्थान पे मूर्तियाँ नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। रामायण के कुछ अंश भी यहाँ पर अपन को देखने को मिलते हैं। शहर पर जब आक्रमण हुआ था तो कई संरचनाएं थी जो खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ऐसे कह सकते हैं, नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट अगला बिंदु है धार्मिक केंद्र। अगला बिंदु कौन सा है, धार्मिक केंद्र। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव
कि वानर राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे मातृ देवी जिसका नाम क्या है, पंपा देवी, ठीक है। विरूपाक्ष जो यहाँ का संरक्षक देवता है, ठीक है। इनको शिव के रूप में लोग मानते लोग, और विवाह के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, तप किया जाता है। और विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। मतलब दो चीज़ें याद रखना, एक तो पंपा देवी की बात हो रही है जो यहाँ का संरक्षण करती है, लोग उसको मानते हैं। दूसरा है विरूपाक्ष, इनको संरक्षक देवता के रूप में माना गया है ना। दो इनके धार्मिक स्रोत है, याद रखना। यहाँ पे कुछ जैन मंदिर भी मिले, कई धार्मिक मान्यताएं भी यहाँ पे लोग मानते हैं। क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास अपन को देखने को मिलता है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता है। किसको, देवता को, है ना। किससे जोड़ते हैं हमेशा, राजा से। मंदिर शिक्षा के केंद्र भी होते थे, वहाँ पे शिक्षा भी दी जाती थी। रख रखाव के लिए कुछ लोग भूमि दे देते थे, और ऐसे कर सकते हैं कि मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। मंदिरों का निर्माण करना, मरम्मत करना, रख रखाव करना, सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन करना, ये मुख्य मान्यताएं उनकी थी लोगों की, ठीक है। आज भी अपन देते ना मंदिर के लिए दान, साम्राज्य के कितनी भेंट चढ़ा रहे हैं। तो फिर इतिहासकार आएंगे 800-1000 साल पहले, फिर मंदिर के पूरा अवशेष ढूंढेंगे, है ना। फिर पता करेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा, हाँ, फिर वो अवशेष ढूंढेंगे, है ना, अवशेष ढूंढेंगे। आज जो स्थिति है वो एक समय खंडर हो जाएगी, बिल्कुल लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि होता क्या है, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो वही तो बात है। नेक्स्ट, हाँ, तो वो जन्म क्यों नहीं ले रहे जो ऐसा सोच रहे थे 800 साल पहले, क्या पता लिया वो, उनको क्या पता। हाँ, तो अब तेरे को क्या पता रहेगा फिर, वो तो हाँ, वो तो भेजे में तेरे रह जाएगा यूँ। अच्छा, मेमोरी लेके जाएगी साथ में। यस, संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन यहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था, यानी कि इन दोनों कारण यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ऐसे कह सकते हैं। यस, सभी राजकीय आदेशों में सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द लिखा मिलता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरतराणा का प्रयोग भी करते थे, यानी ये चीज़ें लिखते थे लोग। अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ क्या होता है, राजा, का संस्कृत में अनुवाद था। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ क्या होता था, हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया था, नवीनता लाई उनमें, उनको आगे विकसित किया। राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की इन्होंने। राजा के मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा। साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ जाते थे। मतलब ये सारी चीज़ें उसी से संबंधित है, अगर पूछता है तो लिख देना। यस, अगला बिंदु है गोपुरम और मंडपम। मंदिर स्थापना से संबंधित है, कुछ नहीं है, दरवाजा होता है, विशालकाय संरचना होती है जिसको राय गोपुरम के नाम से जानते हैं। राजकीय प्रवेश द्वार थे, अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों से बोना प्रतीत होते थे, जो लंबी दूरी से ही मतलब मंदिर को इंडिकेट कर लेते थे। सीधी सी बात है ना, ये गोपुरम बना रखा है ना, दिख रहा है। अब ये क्या फोटो दे रखा है, मूर्तियों वाला स्तंभ का रेखा चित्र। देखो एक स्तंभ बना रखा है, इस पर बहुत सी मूर्तियां बना रखी है, ठीक है। और 7.22 में क्या दे रखा है, यही दे रखा है। नेक्स्ट, शासकों के लिए ताकत की याद भी दिलाए, इतनी ऊंची मीनारों का निर्माण करना उनके लिए आवश्यक धन भी चाहिए, कौशल भी चाहिए, है ना। आज के समय रोड बनाते हैं टूट जाती है, लेकिन पुराने समय में उन्होंने कितनी अच्छी कलाकारी दिखा दी थी, ऐसे कह सकते हैं। ये जैसे विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर के बारे में इसमें बात कर रखी है। ये मंदिर मतलब सबसे प्राचीन मंदिर इनको माना जाता है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद कहीं अधिक बड़ा इनको और किया गया, यानी कि इनमें विकास किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बड़ा मंडपम किसने बनवाए थे, कृष्णदेव राय ने बनाया था, राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, यानी कि उसको राज्य मिल गया था तो उसने क्या बना दिया था, मंडपम बनवा दिया था। सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों को उसने सजाया अच्छे से। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसी को जाता है, यानी कि गोपुरम बनाए थे उसने। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे से भाग में सीमित रह गया, यानी मेन जो था ना भगवान का, वो छोटा से रह गया था, गोपुरम बहुत बड़ा हो गया था, ऐसे कह सकते हैं। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए करते थे। इसमें देवताओं की मूर्तियां लगी रहती, संगीत होता, नृत्य होता, नाटक होते, अलग अलग प्रकार के आयोजन यहाँ पे होते थे। विभिन्न प्रकार के उत्सव होते थे, जैसे विवाह हो गया, इसमें देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए
फिर यहाँ पे विभिन्न व्यवस्थाएं होती, विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता, छोटे छोटे देवालय में छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित होती थी अलग अलग प्रकार की। ये क्या है मंदिर मंदिर? हाँ, मंदिरों के बारे में बात हो रही है। मंदिर की स्थापना किस प्रकार की होती थी, किस प्रकार का प्रयोजन यहाँ पे यूज़ करते थे, अपन को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, भाग के क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अपन देखते हैं। आज अपन मंदिर देखते हैं तो उससे रिलेटेड लिख लेते हैं, मास्टर नंबर देता है। इनडायरेक्टली वो चीज़ सही होती है, ठीक है, लेकिन इतनी सही होती है कि हमें पूरे नंबर नहीं मिल जाए। नेक्स्ट है प्रमुख देवता। हाँ, दूसरे मंदिर की बात हो रही है ना, कौन सा मंदिर है बताओ? विठल मंदिर। हाँ, प्रमुख देवता कौन थे यहाँ पे? विठल थे। महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं और इनको विष्णु के नाम से भी, मतलब विष्णु का एक रूप माना जाता है इनको। तो यहाँ पे मेरे को तो कुछ सही भी नहीं कहाँ पे? कहाँ पे? मंदिर का फोटो यहाँ पे थोड़ी है। ये ना विठल रहती। हाँ, ये रहते तब यहाँ पे यस, रहते हैं ना। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आराम करना माध्यमों से दो तरह रथ का पूजा करते थे। रथ तो मतलब ऐसे यूज करते थे अनुष्ठानिक, मतलब बना रखे हैं चित्र। अलग अलग परंपराएं लोगों ने यहाँ पे ली थी और मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार थे। विठल मंदिर की बात हो रही है ना। रथ के आकार के अनूठा मंदिर भी है ना, रथ के आकार का मंदिर है, बिल्कुल सही है ना। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक, ये बताया ना, देखो मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया गोपुरम है ये, ठीक है। उसमें अलग दिख रहा था। हाँ। इसमें मेढ़े तो के ऊपर आ गया। सभी जगह अलग अलग प्रकार के होते हैं ना बेटा गोपुरम। देखो इतने अपने साम्राज्य तो ऐसे ही है ना, दरवाजा इतने सारे तो गेट है, थोड़े से कम में पर ऐसे लगता है अपन को। उसके अलावा इसमें दे रखा है गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इसके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडपम थे जिसमें व्यापारी अपने दुकानें लगाते थे। अब तो समझ में आ गया, ये खाली जगह यहाँ पे दुकानें लगाई जाती थी। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा, अधिक व्यापक बनाया, वैसे मंदिर निर्माण को भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पे दिया गया था। अगला है महलों मंदिरों तथा बाजारों का अंकन, यानी कि किस प्रकार बाजार लगते थे उसके बारे में बात कर रहा है। विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया, जिसमें फोटोग्राफ, नक्शे, संरचना, ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। मैकेंजी ने कुछ सर्वेक्षण किए थे जिसमें अभिलेखों से भी उसको बहुत सारी जानकारी मिली। इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग ने की। लाइट गई, लाइट तो उगी गई। ये लाइट बंद कर दे बेटा, ठीक है, अब बजने दो। 1976 में हम्पी और राष्ट्रीय, दिख तो रहा है तेरे को? अरे बंद कर दे उसको, बंद कर दे, अभी पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर, वहाँ बैठ जाओ कुछ समय के लिए। नेक्स्ट ध्यान देना, इसमें 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो दो प्रांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखों का प्रयोग किया गया, व्यापक और गहन सर्वेक्षण किए गए और इसी तरीके से विजयनगर में जो भौतिक अवशेष मिले उनका सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया और महत्वपूर्ण परियोजना यहाँ पे शुरू की गई और ये सारी जो चीज़ें जानकारी अपन को इस प्रकार मिली है। विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, जिसे मानचित्र निर्माण, पहला चरण उसका यही था। हाँ, कहीं नहीं बैंडे, अरे बैटरी खत्म है कि बंद कर दे बेटा गेट, ठीक है, बैठ जाओ। इसकी क्लास खत्म होने दो, नहीं लिखनी है, इसकी क्लास खत्म होने दो, फिर मैं बता रहा हूँ क्या करना है। हाँ जिसको नहीं बाद में ले लेना, अभी रहने दे इसको, मानेगा थोड़ी, गधा है बिल्कुल, रहने देना, सही नहीं किया तो 5 मिनट बैठ जाने, इसको पढ़ा रहा हूँ तब तक तो, या पढ़ी ला जाएगी। हाँ पढ़ ले, बैठ जा बेटा, बीच में डिस्टर्बेंस करते हो, आराम से आके बैठ जाओ, ऐसे थोड़ी पढ़ानी, अच्छी बात नहीं है ये, बीच में डिस्टर्बेंस करते हो। ये इधर है ना, नहीं ऐसे नहीं, क्या है? हाँ मैं बता रहा हूँ वही, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा ना उसी से रिलेटेड है। अब इसमें है ना सुनना, अलग अलग भागों, मतलब मानचित्र तैयार किया है इस पूरी जगह का, जिसमें अलग अलग अक्षरों से ये चीज़ें दिखा रखी है, मतलब अलग अलग ब्लॉक बना दिए और ये चीज़ें दिखा रखी है। देखना, वर्णमाला को एक अक्षर से इंगित, मतलब वर्णमाला के सारे अक्षर इसमें बता रखे हैं और छोटे छोटे वर्गों में इसको बांट रखा है।
इसमें आगे फिर और छोटी छोटी इकाइयों में बांट रखा है। ये सर्वेक्षण हुआ ना, सर्वेक्षण के बारे में बता रहा है कि मानचित्र कैसे तैयार किया और इन संरचनाओं का अध्ययन किस प्रकार किया। आप देखो इसमें हम्पी कहाँ पर है, दिख रहा है? हम्पी दिख रहा है। उसके अलावा ऊपर गंगावती, शायद ये कोई नदी हो सकती है। ये नदियों के चित्र भी यहाँ पे इसने दिखा रखे हैं, ठीक है। पूर्व की ओर कोई नदी बह रही है। अब ये पूरा इसने इलाके को दिखा रखा है ना, मतलब मैप बनाते ना तो इस तरीके से पूरी जगह को इंगित करते हैं। ये अनेक हाँ, अनेक छोटे छोटे देवस्थान यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े विशाल मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सारे मैप में भी कोई भी इतिहासकार होता है ना, इनको दिखाता है। इसके अलावा बाजार के अवशेष, उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सभी की स्थिति की पहचान करना। इसके अलावा एक समय जो बाजार जीवंत थे, उनका बस कुछ ही भाग यहाँ पे बचा हुआ है जो इस मैप पे इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। अब ये मानचित्र है, बस इतना सा याद रखना, उस जगह का मानचित्र है। अब एन जो नक्शा है ना, इसको भी छोटे छोटे भागों में यहाँ बांट रखा है ना, एक लेटर को भी और छोटे छोटे भागों में बांट रखा है। हाँ, अगला दे रखा है जॉन एम फ्रिस्टर्स, जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक काम किया। जो लिखा वह याद रखना इनके लिए महत्वपूर्ण था। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं मिली है ना, जैसे स्तंभ, टेक, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे, अनरुदी बाग, मीनारे, पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती। यानी जो बाग समाप्त हो गए ना, जो लकड़ी के बनाए गए थे वो खत्म हो चुके थे, लकड़ी खराब हो गई, गया वो बाग, तो उसको वापस मानचित्र पे दिखाना उनके लिए एक चैलेंज था। यानी कि जैसा था ना वैसे दिखाना चैलेंज था, क्योंकि पुराने लेख पढ़कर वो चीज़ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। लकड़ी की संरचनाएं अब यहाँ पे अपन को मिलती नहीं है। क्या मिलते हैं? केवल पत्थर मिलते हैं। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण से ही अपन को पता लगता है और अपन इस चीज़ को पुनर्निर्मित कर पाते हैं। एक मंदिर का नक्शा भी यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं और इसको ऐसे दिखा रखा है, दिख रहा है मंदिर का नक्शा। यस। अगला है उत्तरों की खोज में प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न के बारे में बात कर रहा है। सुरक्षित भवन हमें उस तरीकों के विशेष में बताते हैं जिससे स्थानों को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रयोग करते थे। यानी कि ऐसे पता लगता है कि कौन से स्थल किस प्रकार बनाए और उनका प्रयोग कैसे करते थे, ये मतलब पता लगता है। और ये इतिहासकार के मन में आया होगा। जैसे कोई इमारत भी बना रखी है तो इतिहासकार ऐसे सोचते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते थे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी तक उनका उत्तर मिला नहीं है, उनका सही सटीक। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं उत्तरों की खोज में प्रश्न। अगला कुछ नहीं है, कृष्ण देवराय से संबंधित है। अब ये क्या, इसमें कोरे प्रश्न है, काम का नहीं है। कंप्लीट लेसन कंप्लीट है। यस। अब काल रेखा देख लेना। अब ये रानी का स्नानागार ही देख ले, रानी का स्नानागार भी देख ले, दे रखा है नेक्स्ट पेज पे काल रेखा के ऊपर की ओर, है ना। यहाँ पे जलाशय होगा, है ना, वो दिखा नहीं रखा है इन्होंने बस ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। ये कृष्ण देवराय का देखो आप। कृष्ण देवराय को देखो, ये साला कितना काम कर दिया इसने, बेचारे की शक्ल ही नहीं बची। समझ में आ गया यहाँ तक?